नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री के लिए सितंबर का महीना पूरी तरह पैक है। बैक टू बैक इवेंट्स लाइन अप है। पहले आसियान समिट, फिर G20 समिट, फिर विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग, इसके बाद पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन। इतनी व्यस्तता के बाद भी देश के पॉलिटिकल पल्स पर मोदी की उंगली लगातार बनी हुई है। मोदी ने अपना टॉप पॉलिटिकल मिशन किसी से ओपन नहीं किया है। क्या 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा या 2023 में ही इसका शंखनाद हो जाएगा? प्रधानमंत्री ने कुछ कदम बहुत तेजी से उठाए हैं, कुछ एक्शन महीनों की तैयारी के बाद लिए गए हैं। मोदी के मन में आखिर चल क्या रहा है? पिछले 24 घंटे में क्या संकेत मिले हैं? इलेक्शन डिले होगा या मोदी ने डेट डिसाइड कर ली है? सारे सवालों के जवाब पूरे विश्लेषण के साथ इस रिपोर्ट में मिलेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। महारथी मैदान में आने लगे हैं। आगे चुनाव ही चुनाव है। नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन प्रोजेक्ट की वजह से कोई चुनाव टल नहीं रहा, बल्कि चुनाव जल्दी हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया है। बीजेपी चुनाव मशीनरी की स्पीड बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है, हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली ये भूपेश बघेल की सरकार चाहिए या विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए? छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा पर वादा करके बैठे भूपेश बघेल की सरकार, जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा की? गहलोत जी, खबरदार, आपके जाने की बारी आ गई है और भारतीय जनता पार्टी के स्थापित होने की बारी आ गई। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब है लूट, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस का मतलब है कुशासन। और कुशासन के साथ साथ जो लोग हमारे नियमों को ताक पर रख करके प्रशासन चलाते हैं, उनको शाबाशी देना, यही यहां का काम है। इंडिया अलायंस में अर्ली इलेक्शन को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, मगर मोदी कैंप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। टारगेट एकदम क्लियर है। यही समय है, चुनाव कराने का सही समय है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से चलती है, केवल शिलान्यास नहीं करती है, शिलान्यास के साथ उद्घाटन भी करती है और योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को भी उपलब्ध कराने का कार्य करती है। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ हमारी ये दौड़ निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ विकास और राष्ट्रवाद के लक्ष्य जगाने वाली सरकार कार्य कर रही है, दूसरी तरफ जिन्हें गरीबों का विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें कमजोरों का उत्थान अच्छा नहीं लगता, जिन्हें नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार अच्छा नहीं लगता, जिन्हें प्रदेश के अंदर या देश के अंदर किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वे लोग देश को नए भारत, उभरते हुए भारत, शक्तिशाली भारत, सशक्त भारत अच्छा नहीं लगता, वे दगाबाज और दंगेबाज आज फिर से मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट होकर के फिर से बैरियर बांधने का कार्य कर रहे हैं। शुक्रवार शाम को प्राइम मिनिस्टर हाउस में देश के 3 टॉप लीडर्स की एक क्लोज डोर बैठक हुई। इसमें 3 ही नेता बैठे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मीटिंग खत्म होते ही अमित शाह प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले तो सीधा छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट पर उतरे। जेपी नड्डा नई दिल्ली से चले तो राजस्थान में लैंड हुए।
अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लॉन्च किया। जेपी नड्डा ने राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली। शिवराज सिंह चौहान फुल एक्शन मोड में चल रहे हैं। वसुंधरा राजे अलग से पब्लिक गैदरिंग कर रही हैं। यूपी में घोसी की एक विधानसभा का बाय इलेक्शन है, फिर भी योगी आदित्यनाथ कोई चांस नहीं ले रहे। घोसी के चुनावी मैदान में योगी भी पूरे दल बल के साथ लगे हुए हैं। जब से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा छिड़ी है और नरेंद्र मोदी सरकार ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है, तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के इलेक्शन को डिले कराएंगे और लोकसभा चुनाव के साथ ही अगले साल इन 5 राज्यों में इलेक्शन कराएंगे। असल में उल्टा हो रहा है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो 365 दिन 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। इस वक्त बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी का पुर्जा एक्टिव है। बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार है। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उसे नरेंद्र मोदी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बीजेपी स्टेट यूनिट्स के कैप्टन सेट हो चुके हैं। हर एक लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी बांट दी गई है। कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज ने शक्ति केंद्र और पन्ना प्रमुख बना दिए हैं। 30-30 वोटर को मैनेज करने के लिए एक पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख की मदद के लिए 5-6 पेज कमेटी मेंबर। बीजेपी ने जिस स्ट्रेटेजी से गुजरात का इलेक्शन जीता था, वो मॉडल पूरे देश में रेप्लिकेट कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने कभी कार्यकर्ता मीटिंग के बहाने, कभी पंचायत परिषद मीटिंग के बहाने कार्यकर्ताओं को पहले से काम पर लगा दिया है। बीजेपी के क्षेत्रीय क्षत्रप अपना अपना रोल निभा रहे हैं। अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। अगर एक साथ सारे चुनाव हो गए तो नरेंद्र मोदी के जीतने की संभावना 77% है। अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 6 महीने का गैप हो गया तो मोदी की पार्टी का चांस 77% से घटकर 61% रह जाएगा। अगर गैप 6 महीने से भी बढ़ गया तो चांस 61% से भी नीचे चला जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव के पीछे की राजनीतिक समझ क्या है, ये आपको आगे बताते हैं। उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इतना बड़ा डिसीजन इसी वक्त क्यों लिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की रेटिंग ऑल टाइम हाई चल रही है। मोदी की ग्लोबल रेटिंग इस वक्त 76% है। प्यू रिसर्च सर्वे के मुताबिक भारत के 68% लोग मानते हैं कि मोदी के कार्यकाल में भारत की ग्लोबल इमेज मजबूत हुई है। 79% भारतीय नरेंद्र मोदी के पक्ष में अपनी राय रखते हैं। इनमें से 55% भारतीय ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली मोदी को सपोर्ट करते हैं। 24% भारतीय मोदी को थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं। सिर्फ 20% भारतीय ही मोदी को नापसंद करते हैं। सर्वे में 1% लोगों ने अपनी राय नहीं दी। यानी अगर अभी चुनाव हो गए तो मोदी को 55% वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जीडीपी ग्रोथ के मामले में भारत 5.90% ग्रोथ के साथ दुनिया में नंबर 1 पर है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर में भारत का ग्रोथ रेट 7.80% रिकॉर्ड किया गया। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को टॉप 3 सेंट्रल बैंक गवर्नर के साथ A+ की रेटिंग मिली है। नरेंद्र मोदी इस वक्त निर्विवाद रूप से देश के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी हो गए तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, खासकर यूपी, एमपी और राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों में। वन नेशन वन इलेक्शन प्रोजेक्ट के पीछे कुछ रिस्क फैक्टर भी है। महंगाई पर सरकार कंट्रोल नहीं पा रही। अगस्त में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई। आने वाले महीनों में देश के एक बड़े हिस्से को सूखा प्रभावित घोषित करना पड़ सकता है। खरीफ फसल का सीजन जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन रबी फसल पूरी तरह खराब हो जाने की आशंका है। मॉनसून बिगड़ने से महंगाई के हालात और मुश्किल हो सकते हैं। मॉनसून बिगड़ने का असर दिखने में 5 से 6 महीने लग सकते हैं। तब तक सरकार बफर स्टॉक से काम चला लेगी। केंद्र सरकार ने
गोदाम के गेट खोले तो कुछ दिन और निकल जाएंगे, लेकिन अप्रैल मई तक आते आते मुश्किल होने लगेगी। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता भी बारिश के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। एक प्रार्थना आप सब करना, भगवान बारिश कर दे। मैं रात भर परेशान रहा, क्योंकि पूरा अगस्त का महीना सूखा गया और सूखा जाने के कारण बांध भी नहीं भरे पूरे, और बिजली की डिमांड एकदम बढ़ी, इसलिए कि फसलें अगर बचाना तो पानी देना है। ऐसी डिमांड आज तक कभी नहीं आई। तो हम भरसक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीजें ठीक रहें, लेकिन ये स्थिति संकट की है। 50 साल में ऐसा संकट सूखे का नहीं आया। तो अभी ये भादों चल रहा है, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करें कि बारिश एक बार जरूर हो जाए ताकि हम फसलें बचा सकें और बाकी व्यवस्थाएं भी ठीक चलती रहे। जून महंगाई में महंगाई दर 4.87% थी। जुलाई में महंगाई दर 7.44% हो गई। ये पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाकर मोदी ने महंगाई को ही काबू में करने की कोशिश की है, मगर मॉनसून बिगड़ा रहा तो महंगाई बढ़ेगी, ये नरेंद्र मोदी को मालूम है। अनाज के बफर स्टॉक से कुछ महीने निकल जाएंगे। राज्यों के मुकाबले केंद्र सरकार ज्यादा राहत दे सकती है, लेकिन 140 करोड़ आबादी वाले देश में इसकी सीमा होगी। इसलिए समझदारी यही है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी चुनाव करा लिए जाएं। कुछ गड़बड़ हो जाए उससे पहले ही मैंडेट ले लिया जाए। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग इलेक्शन फैक्ट्स बताते हैं। पब्लिक पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करने वाले थिंक टैंक IDFC इंस्टीट्यूट ने 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 के चुनाव का अध्ययन किया। इस स्टडी में यह आमतौर पर देखा गया कि चुनाव एक साथ हों तो वोटर जिस पार्टी को लोकसभा में वोट देता है, विधानसभा में भी उसी पार्टी को वोट देता है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। वोटर के दिमाग में नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेशनल लीडर की इमेज होती है, इसलिए वो लोकल मुद्दों के चक्कर में नहीं फंसता। डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से काम जैसा नैरेटिव उसे बड़ी पार्टी को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करता है। 2019 का एग्जाम्पल देखिए। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए थे। आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस ने विधानसभा की 175 में से 151 सीटें जीतकर सरकार बनाई। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटों में से 22 सीटें YSR कांग्रेस ने जीती। ओडिशा में BJD ने विधानसभा की 146 में से 112 सीटें जीती। लोकसभा की 21 सीटों में BJD 12 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 में से 41 सीटें जीती। लोकसभा की दोनों सीटें भी बीजेपी को ही मिली। लोकसभा और विधानसभा चुनाव जब अलग होते हैं तो क्या होता है, ये कर्नाटक के एग्जाम्पल से समझिए। कर्नाटक में 1999 और 2004 के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हुए थे। 1999 के चुनाव में 74% कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीते। 2004 में 79% कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीते। 2009 और 2014 के चुनाव 6 महीने से ज्यादा के गैप में हुए। 2009 में एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीतने का प्रतिशत घटकर 57% रह गया। 2014 में यह परसेंटेज और घटकर महज 39% रह गया। जब से पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ है, मोदी विरोधियों के जहन में एक ही बात गूंज रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार तक और अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक हर कोई मोदी के नेशनल इलेक्शन प्रोजेक्ट की काट खोजने में जुट गया है। इंडिया अलायंस वालों को लोकसभा से ज्यादा विधानसभा चुनावों की चिंता हो रही है। जहां भी हम जाते हैं, हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए का वायदा हम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। उल्टा हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। इंटरनेशनल अखबार कह रहे हैं कोई इंक्वायरी नहीं। कयास ये भी है कि मोदी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे कुछ राज्यों में वक्त से पहले चुनाव करवा सकते हैं। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार इसके लिए खुशी खुशी राजी है। हरियाणा में भी दिक्कत नहीं है। झारखंड जैसे राज्य के लिए मोदी को कुछ करना होगा।
इस बीच सरकार ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए हाई लेवल कमेटी के सदस्यों का ऐलान कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष होंगे। गृह मंत्री अमित शाह सदस्य होंगे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी मेंबर बनाए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता और अब आजाद पार्टी बना चुके गुलाम नबी आजाद इस कमेटी के तीसरे सदस्य हैं। फाइनेंस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस ऑफिसर संजय कोठारी को मिलाकर हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। नरेंद्र मोदी के जहन में कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। प्रधानमंत्री के लिए पूरा सितंबर बैक टू बैक भरा हुआ है। नरेंद्र मोदी 6 और 7 सितंबर को इंडोनेशिया के जकार्ता में रहेंगे। मोदी वहां आसियान समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। 9 और 10 सितंबर को नरेंद्र मोदी G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी करेंगे। इस वक्त G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। मोदी इसे ग्रैंड इवेंट बनाना चाहते हैं। G20 के बाद नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना में लग जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के कामगारों और शिल्पकारों को सम्मानित करने की योजना पर मोदी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। संयोग से विश्वकर्मा पूजा के दिन ही मोदी का बर्थडे भी होगा। अगले ही दिन यानी 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र होगा। वन नेशन वन इलेक्शन होगा कि ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में वन नेशन वन इलेक्शन की बात, वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात करेंगे तो पार्लियामेंट के साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की विदाई होगी। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी और सूर्ययान आदित्य L1 की लॉन्चिंग नरेंद्र मोदी के पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है, मगर पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को लेकर मोदी का कॉन्क्रीट प्लान क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। हर कोई बस कयास लगा रहा है। कुछ बातें संकेतों से पता चलती हैं। संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र हो सकता है। सरकार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाएगी। फरवरी 2024 में संसद का बजट सत्र भी नहीं होगा। अनुपूरक मांगे पास कराने के लिए सरकार कोई दूसरा रास्ता निकालेगी। नई संसद की इस बिल्डिंग में हो रहे विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सभी सांसदों के साथ फोटो खिंचवाएंगे। आमतौर पर ऐसा फोटो सेशन संसद के आखिरी सत्र में होता है। संकेत साफ साफ है, मोदी कुछ बड़ा सोच चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।